हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने बिहार बोर्ड का अध्ययन शुरू कर दिया है और बिहार बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे भूगोल। भूगोल जिस किताब का नाम है हमारी दुनिया का इकाई नंबर 6 हमने शुरू कर दिया है। और इकाई नंबर 6 का नाम दोस्तों आपको पता ही है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आज हम लोग बात करने वाले हैं एशिया की सांस्कृतिक विविधता के बारे में। सांस्कृतिक विविधता का मतलब होता है एशिया के अलग अलग क्षेत्रों में संस्कृति अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। किसी एक देश की बात नहीं हो रही है, कुछ देशों के ग्रुप होते हैं, उनकी संस्कृति अलग अलग पाई जाती है। ऐसे में एशिया को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर या फिर हमारे YouTube चैनल पर जाकर इन सभी वीडियो का बिल्कुल मुफ्त में आनंद उठा सकते हैं। आइए दोस्तों, करते हैं इस सेशन की शुरुआत। बात करते हैं सांस्कृतिक विविधता के बारे में। एशिया महादेश की सांस्कृतिक विविधता, यह हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एशिया महादेश की सांस्कृतिक विविधता। एशिया महादेश की संस्कृति में, संस्कृति का मतलब क्या होता है, संस्कृति में क्या क्या आ सकता है। संस्कृति में कला, संगीत, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान विविधताओं से भरा हुआ है। तो संस्कृति में जो संस्कृति होती है उसमें क्या होता है, जैसे आपकी संस्कृति ऐसी है, हमारी संस्कृति ऐसी है, तो हमारे यहाँ कला अलग है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, वेशभूषा अलग अलग होती है। अगर आप भारत के गुजरात में जाओगे तो वहाँ की वेशभूषा थोड़ी सी अलग मिलेगी, त्योहारों की अगर वेशभूषा जाओगे तो अलग मिलेगी। अगर आप पंजाब में जाओगे तो वहाँ की वेशभूषा अलग मिलेगी। अगर आप उत्तर पूर्वी राज्यों में जाओगे तो वहाँ की वेशभूषा आपको थोड़ी अलग ही दिखाई देगी। आप छत्तीसगढ़ में जाओगे तो वहाँ पर ट्राइबल्स की जो वेशभूषा है वो अलग दिखाई देगी। ऐसे में भारत में ही इतनी अलग अलग वेशभूषाएँ हैं, तो दूसरे देश और देशों में, अलग अलग देशों में जाओगे, आप चाइना चले जाओ या आप ये आपका दक्षिण पूर्वी एशिया चले जाओ, कहीं भी जाओगे तो आपको सांस्कृतिक भिन्नताएं तो मिलेगी। चाहे वो खान पान की बात हो, चाहे वो रहन सहन की बात हो, चाहे वो पहनने की बात हो, कहीं ना कहीं तो भिन्नताएं होगी। इन्हीं सभी भिन्नताओं को हम बोलते हैं सांस्कृतिक भिन्नता। विश्व के सभी धर्मों की उत्पत्ति इसी महादेश की धरती से हुई है। मतलब दुनिया के जितने भी धर्म हैं, इन सभी धर्मों की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि एशिया महाद्वीप से हुई है। जैसे हिंदू धर्म की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप से हुई है, भारत से हुई है। मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप से हुई है। ईसाई धर्म की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप से मानी जाती है। वहीं बौद्ध मतावलंबियों की प्रमुखता है, तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भी यहीं से मानी जाती है, भारत से मानी जाती है। तो ये तो पूरी दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनका उद्गम का स्थान है एशिया। और उसके अलावा खाली धर्म ही नहीं, सभ्यताओं का भी यहाँ पर पूरी तरह से, सभ्यताओं का पलना भी कहते हैं इसको। और दुनिया की जो पुरानी से पुरानी सभ्यता रही थी दोस्तों, वो एशिया से ही शुरू हुई थी। जैसे अगर हम लोग मेसोपोटामिया सभ्यता का नाम आपने सुना होगा। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये इराक देश के नज़दीक, जहाँ पर दो नदियाँ हैं, दजला और फरात। दजला फरात नदियों का जो दोआब क्षेत्र है वहाँ पर ये मेसोपोटामिया की सभ्यता वहाँ पर कभी पनपा करती थी। बहुत पुरानी सभ्यता है। हमारे देश की सिंधु घाटी की सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे उसके आसपास बसी हुई थी, और ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसको जानते हैं। और ये भारत पाकिस्तान दो देशों में फैली हुई है। वहीं होंगहो नदी जो चाइना में है, तो होंगहो नदी घाटी सभ्यता भी एशिया महाद्वीप में विकसित हुई। ये दुनिया की बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं दोस्तों। तो इतनी सारी सभ्यताएं यहाँ पर पनपती है, इसका मतलब एशिया का कुछ तो महत्व है। इतनी सारी सभ्यताएं यहाँ पर पनपी है पुरानी, इसलिए इसको बोलते हैं सभ्यताओं का पलना। सभ्यताओं का पलना इसको कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पुरानी से पुरानी सभ्यताएं कहाँ पर उदय हुई थी, कहाँ पर पैदा हुई थी, वो यहीं से शुरू हुई थी। मैदानों व नदी घाटियों में कृषक समाज ने परंपरागत कृषि और आधुनिक कृषि, दोनों प्रकार की कृषि को अपनाया है। एशिया महाद्वीप में 70% लोग जो है वो खेती को अपने जीवन निर्वाह के लिए बनाते हैं। क्योंकि चूँकि हमने दूसरे ही इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि एशिया में 70% लोग खेती पर अपनी जीविका जो है जीवन जी रहे हैं। तो जब खेती पर जीवन जी रहे हैं तो कृषक समाज नदियों में, नदी घाटी में, मैदानी इलाकों में, यहीं पर खेती होती है।
यहाँ पर दोनों तरह की खेती होती है। पारंपरिक खेती जो केवल जीवन निर्वाह के लिए होती है, जिसमें कोई मशीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, आदमी अपनी मेहनत से करता है। और मशीनों के साथ उर्वरकों का, बीजों का इस्तेमाल करके आधुनिक कृषि को भी हमने अपनाया है। जैसे जापानी कृषक परंपरागत खेती भी करते हैं, आधुनिक खेती भी करते हैं। भारत में भी बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक खेती को भी अपनाया गया है। 20वीं सदी की बात करें, 20वीं सदी से एशियाई राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की लहर उठी, क्योंकि यह पूरा एशिया जो था, इसके ज़्यादातर देश जो हैं यूरोपीय देशों के गुलाम थे। और 20वीं सदी में इन सभी देशों में राष्ट्रीयता की लहर उठी और धीरे धीरे एशियाई राष्ट्र उपनिवेशवाद से मुक्त हो गए। ये 20वीं सदी 1901 से लेकर शुरू होती है, तो यहाँ से ही शुरुआत हो गई थी। सभी देशों में लगातार एक राष्ट्रवाद की लहर उठी कि हमें हमारा स्वतंत्र देश चाहिए, और धीरे धीरे इन सभी देशों ने स्वतंत्रता हासिल कर ली उपनिवेशवाद से। परंतु अगर 200 साल तक कोई देश, 150 साल, 300 साल, कितने ही साल तक कोई देश, दूसरा देश आपके देश पर राज करेगा, तो जाहिर सी बात है अपनी छाप छोड़ जाएगा, अपनी सांस्कृतिक पहचान छोड़ जाता है। और पश्चिमी राष्ट्रों के प्रभाव से यहाँ की संस्कृति में बदलाव भी आए हैं। भारत की कल्चर में भी तो बदलाव आए। हमारा जो पुराना कल्चर, प्योर इंडियन कल्चर, वो हम लोग थोड़ी ना फॉलो करते हैं। हमारे इस कल्चर में बहुत सारा कल्चर, बहुत सारी संस्कृति पश्चिमी जगत की भी हम लोग इसको आगे करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आगे बात करें तो यही कारण है कि जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर और हांगकांग, ये दो देश है जहाँ जैसे क्षेत्र पूर्णतः यूरोपीय शैली में शहरीकृत हुए हैं। तो इन देशों पर, हांगकांग पर भी और सिंगापुर पर भी, इन पर यूरोपियन देशों का प्रभाव रहा। इसका मतलब गुलाम था ये उनका। और जैसे ही वो छोड़ के गए तो उनका जो कल्चर है, उनका जो शहरीकरण का जो शैली है, वो यहाँ पर छोड़ गए। इसलिए यहाँ की जो शहर आज भी उसी शैली से बने हुए हैं। धान यहाँ की प्रमुख फसल है, पूरे एशिया की प्रमुख फसल है। और मछली भी मुख्य आहार के रूप में खाई जाती है। यहाँ पर एशिया में बहुत सारे देश लोग जो है खाते हैं। जापान, कोरिया, वियतनाम के लोग जो हैं भोजन करने के लिए लकड़ी की 2 स्टिक इस्तेमाल करते हैं, उस डंडियों से ही खाना खाते हैं। वहीं अगर भारत, पाकिस्तान और उसके आसपास के जो देशों की बात करेंगे आप, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हमारे इंडिया के आसपास की बात करोगे, तो हम लोग भोजन को उंगलियों से खाना पसंद करते हैं। जैसे चावल हम लोग खाते हैं तो ज़्यादातर लोग चम्मच की बजाय हाथ से खाना पसंद करते हैं। बहुत सारे खाना हम लोग हाथ से ही खाते हैं। तो हमारा एक अलग कल्चर है। जबकि अगर जापान, चाइना जैसे, कोरिया जैसे देशों में जाओगे आप, तो कोरिया, जापान, वियतनाम जैसे देशों में जाओगे तो वहाँ पर लोग लकड़ी की 2 डंडियाँ होती, स्टिक होती है, उससे वो खाना खाते हैं। उनका तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है। तो ये सांस्कृतिक भिन्नता है दोस्तों। अब एक एक करके पूरे एशिया के अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग करके उनकी संस्कृति के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। एशिया को दिशा के हिसाब से अलग अलग भागों में बांटकर यहाँ पर आपके सामने प्रदर्शित किया गया है। इस महाद्वीप को कई सांस्कृतिक उप प्रदेशों में बांटा गया है। इसको हमने सांस्कृतिक उप प्रदेश का नाम दिया है। सांस्कृतिक उप प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहला जो प्रदेश एशिया का आता है उसका नाम है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया किसको कहते हैं, इसमें कौन कौन से देश आते हैं, अगर आपके सामने डायग्राम है, अगर मान लो मैं इसको एशिया मान लो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका एशिया है, ठीक है। तो पूर्वी एशिया मतलब ये वाले जो देश है पूर्व में, ये पूर्व एशिया आ गया, तो इधर वाले जो देश होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, पूर्वी एशियाई देश कहलाएंगे। तो इसमें कौन कौन से देश आएंगे, इसमें आपका आ गया चाइना, इसी पूर्वी एशियाई देश में आपका आ गया जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये सारे के सारे जो है एक जैसे ही जुड़े हुए आसपास के देश है, ये सब पूर्वी एशियाई देश कहलाएंगे। और ऐतिहासिक रूप से इन इलाकों में चीन का ही ज़्यादा प्रभाव रहा है, क्योंकि इन सभी देशों में बौद्ध धर्म की प्रधानता है, जो चाइना से इन जगहों तक पहुंचा। और माओवाद जो है उसकी प्रभुता है। माओवाद के जो सिद्धांत है, माओइज्म, जो माओवादी जो दर्शन है, जो उसकी फिलोसॉफी है, वो यहाँ पर चलती है। लोगों के जीवन पर, पूर्वी एशिया के जीवन पर कन्फ्यूशियस का दर्शन का काफ़ी प्रभाव पड़ा है। फिलोसोफर थे कन्फ्यूशियस, कन्फ्यूशियस की जो फिलोसॉफी उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव इन लोगों पर पड़ता है। और जो चीन है, जब बोल रहे हैं कि पूर्वी एशिया में चीन का ही प्रभाव रहा, तो चीन की जो लिपि है वो दुनिया की सबसे पुरानी लिपि है। चीन की जो भाषा है, चाइनीज़ भाषा हम लोग उसको बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी भाषा है उसे चाइनीज़ नहीं, जबकि उस भाषा का नाम मंडरिन है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में बोली जाने वाली भाषा मंडरीन भाषा है,
जो कि चाइना में बोली जाती हैं। तो चीन की सबसे बड़ी भाषा मंडरिन है। जिस भगवान गौतम बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था, इसी भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा चलाए गए बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। ये सभी लोग बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, ये पूर्वी एशिया के देश के लोग। तो हमारे देश में जन्म लिया था ये भगवान बुद्ध का, अब तक को दिखाई दे रहे हैं। ओरिजिन इंडिया से हुआ है, लेकिन इंडिया में इनके फॉलोअर कम है। इंडिया में बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या कम है, जबकि विदेशों में बहुत ज़्यादा है। इसका प्रभाव, ये जो कन्फ्यूशियस है, इसका प्रभाव जो है जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया की भाषा पर भी पड़ा है। मतलब चाइनीज़ लिपि का प्रभाव, कन्फ्यूशियस के दर्शन का प्रभाव, माओवाद का प्रभाव, इनका सबका प्रभाव इन पर तो पड़ा ही है। लेकिन जो चीनी भाषा और चीनी लिपि, इसका प्रभाव भी जापान, कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया में की भाषा पर भी पड़ा है। उनकी भाषा में भी इसके कुछ शब्द जो है इनका दिखाई देता है, कुछ कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे तमिल, तेलुगु जो साउथ इंडियन द्रविडियन भाषा है, संस्कृत से मेल खाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ शब्द जो है संस्कृत से मैच करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्र की, जिसका नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्र। दक्षिण एशियाई क्षेत्र, जैसे फिलहाल मैंने जो बनाया था एक ये आपका एशिया, तो इसमें जो सबसे नीचे वाला एरिया होगा ये दक्षिण एशिया ही कहलाएगा। इसमें दोस्तों भारत भी आएगा। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान समेत श्रीलंका, मालदीव, ये सारे देश इसमें आएंगे। तो इस क्षेत्र में प्रमुख देश भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान एवं श्रीलंका जैसे देश आते हैं यहाँ पर। दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा उत्तरी श्रीलंका में द्रविड़ संस्कृति एवं द्रविड़ भाषा पाई जाती है। भारत का जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में आपको बताना तमिल, तेलुगु, मलयालम ये भाषाएं बोली जाती है, कन्नड़ ये भाषा बोली जाती है। वहीं अगर आप जाओगे श्रीलंका में तो वहाँ पर भी आपको यही भाषा देखने को मिलेगी, तमिल भाषा वहाँ पर काफ़ी हद तक बोली जाती है। तो इन सभी जगहों पर ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में सारी की सारी भाषाएं द्रविड़ संस्कृति या द्रविड़ भाषाएं कहलाती हैं। तो भारत, दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा उत्तरी श्रीलंका में द्रविड़ संस्कृति एवं द्रविड़ भाषा पाई जाती है। द्रविड़ संस्कृति आज भी अपना एक अलग ही मायने रखती है। आप देख सकते हैं साउथ इंडिया के लोगों का कल्चर जो है वो बहुत अच्छा है। उधर बांग्लादेश और भारत के पश्चिमी बंगाल में भी एक समान सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलती है, क्योंकि बांग्लादेश जिस जगह से टूट के बना है वो बंगाल ही तो था। तो बंगाल का आधा हिस्सा हमारे पास पश्चिम बंगाल के रूप में है और बचा हुआ पूर्वी बंगाल बांग्लादेश के नाम से जो है विकसित हुआ। तो है तो एक ही देश ना, तो उनमें सांस्कृतिक विभिन्नताएं कैसे आएगी? एक जैसी सांस्कृतिक विरासत यहाँ पर मिलती है आपको देखने को। भारत का सिक्किम राज्य, अरुणाचल प्रदेश राज्य, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये सब आसपास के राज्य हैं के कुछ हिस्सों के अलावा नेपाल, भूटान में एक समान सांस्कृतिक परिवेश पाया जाता है। तो अगर आप सिक्किम में जाओगे और नेपाल में जाओगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा कल्चर में। आप अरुणाचल प्रदेश और नेपाल, भूटान का कल्चर देखेंगे तो सेम दिखेगा। हिमाचल प्रदेश का कल्चर वैसा ही है, उत्तराखंड का कल्चर वैसा ही है। तो इन देशों के साथ हमारे क्षेत्र, हमारे देश के कुछ राज्यों का कल्चर मैच करता है। पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल में इंडो आर्यन भाषा बोली जाती है। इंडो आर्यन भाषा जो होती है वो बोली जाती है यहाँ पर। जबकि उत्तर पूर्वी भारत की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें और उत्तर की बात करें, जम्मू कश्मीर वगैरह की, तो यहाँ पर तिब्बत और बर्मन भाषाओं का यहाँ पर कहीं ना कहीं वर्चस्व दिखाया जाता है। तिब्बती भाषा जो बोली जाती है, तिब्बत पास में पड़ता है इसलिए, और बर्मन मतलब म्यांमार की वजह से बर्मन भाषा का यहाँ पर जो है प्रभुत्व दिखाई देता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर छाप दिखाई देती है उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट राज्यों में। उत्तर पूर्वी भारत का मतलब होता है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सभी राज्य यहाँ पर आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग दक्षिण पूर्वी एशिया की। दक्षिण एशिया तो हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया का मतलब होता है, जैसे ये एशिया हो गया आपका, ये एशिया हो गया, इसका दक्षिण पूर्वी एशिया मतलब ये वाला हिस्सा इधर, ये दक्षिण पूर्व हो गया। तो दक्षिण पूर्वी एशिया की बात करें हम लोग, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में यहाँ पर कौन कौन से देश आएंगे? यहाँ पर आसियान देश आएंगे। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब दक्षिण पूर्वी राज्यों का देशों का संगठन है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, लाओ, कंबोडिया, ये सारे के सारे देश यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये कंबोडिया है,
मलेशिया, सिंगापुर, पूर्वी तिमोर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, बहुत सारे आते हैं। तो कंबोडिया में यहाँ पर लिख देता हूँ, कंबोडिया। ये सारे के सारे देश यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे देश दक्षिण पूर्वी एशिया के ही देश हैं। यह प्रदेश भारत और चीन की संस्कृति तथा धर्म से बहुत अधिक प्रभावित है। ये देश जो है भारत और चाइना की संस्कृति और धर्म से ही प्रभावित मिलेंगे आपको। यहाँ पर इन्हीं प्रकार के धर्म यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये सारे के सारे देश जो है, देश छोटे हैं लेकिन देश काफ़ी अच्छे हैं। विकसित तो नहीं कह सकते लेकिन ग्रोविंग नेशन है। उपनिवेशवाद के कारण, उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुलामी का बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर किसी दूसरे देश ने इनको गुलाम करके रखा हुआ था। उपनिवेशवाद के कारण यहाँ पाश्चात्य सभ्यता का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब ये जो यूरोप के देश थे, इन्होंने इन देशों को गुलाम बनाया था, जिसकी वजह से इन देशों में आज भी यूरोप की संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसका सबसे अच्छा जीता जागता उदाहरण है फिलीपींस। फिलीपींस जो कि अमेरिका और स्पेन के विदेशी शासन से प्रभावित रहा है और वहाँ पर इसी प्रकार की संस्कृति, कल्चर यहाँ पर दिखाई देता है। नृत्य भी दक्षिण पूर्वी एशिया की एक खास विशेषता है। नृत्य, डांस, जिसमें हाथ और पैरों का बहुत लयात्मक गति की जाती है। पैरों की जो है लयात्मक गति के साथ वो डांस किया जाता है। तो वो डांस काफ़ी यहाँ का प्रसिद्ध है, जो कहाँ पर चलता है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में चलता है। अब बात करते हैं पश्चिमी एशियाई देशों की। पश्चिमी एशियाई देशों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पश्चिमी एशियाई देशों में आती हैं खाड़ी देश, गल्फ कंट्री, जैसे कि आपने नाम सुना होगा सऊदी अरब, आपने नाम सुना होगा UAE, आपने नाम सुना होगा इराक, ईरान, इसके अलावा और भी आपने नाम सुने होंगे यमन, ओमान, ये सारे कतर, बहरीन, ये सारे के सारे देश जो हैं ये पश्चिमी एशियाई देश में आते हैं। तो इस क्षेत्र में इस्लाम और ईसाई जुडिज्म का ऐतिहासिक जन्मस्थल रहा है। 3 धर्मों का जन्मस्थल है, ईसाई धर्म का और इस्लाम धर्म का यानी मुस्लिम धर्म का, इसके अलावा जुडिज्म धर्म का भी यहाँ पर जो है जन्मस्थल है। आज यहाँ इस्लाम धर्म की प्रधानता है। लगभग 90% लोग यहाँ पर मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं। मुस्लिम धर्म को मानने वाले 90% लोग पश्चिमी एशिया में निवास करते हैं। सांस्कृतिक रूप से यह क्षेत्र तुर्क, अरब और ईरानी है। तुर्क, अरब, ईरानी, ये एरिया बढ़ गए हैं। अरब में सारे अरबी देश आ जाएंगे, अरबी बोलने वाले, ईरानी अलग हो जाते हैं। इराक एक ऐसा अद्भुत देश है जहाँ ये तीनों संस्कृतियाँ एक साथ पाई जाती हैं। तुर्क संस्कृति, अरबी संस्कृति और ईरानी संस्कृति का मिला जुला रूप एक ही देश है, इराक देश। इसलिए इराक को अच्छे से पढ़ के और समझना दोस्तों। यहाँ पर समशीतोष्ण किस्म की जलवायु पाई जाती है और तटीय हिस्सों में भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाती है। कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग? पश्चिमी एशिया की बात करें, जहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। समशीतोष्ण का मतलब होता है न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी, कुछ एरिया में ये जलवायु पाई जाती है। और उसके अलावा यहाँ पर भूमध्य सागरी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि भूमध्य सागर के नज़दीक भी पड़ जाता है इस वजह से। ईरान के उत्तर में मरुस्थलीय, स्टेपी और उष्णकटिबंधीय जंगल कैस्पियन की दिशा, सागर की दिशा में पाए जाते हैं। मतलब ईरान जो देश है ये कैस्पियन सागर, ये कैस्पियन झील का, ये है आपकी कैस्पियन सागर झील, दुनिया की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। ये ईरान में ही है, ईरान से जुड़ी हुई, और भी देश जुड़े हुए। ईरान इसके दक्षिण में है। तो ईरान के उत्तर में मरुस्थलीय, स्टेपी मरुस्थल तो पाए जाते हैं ईरान में, दस्त-ए-कबीर, दस्त-ए-लूट मरुस्थल पाए जाते हैं। वहीं उष्णकटिबंधीय जंगल भी यहाँ पर पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय यहाँ पर वन भी पाए जाते हैं। कैस्पियन सागर की दिशा में जैसे आप जाते हैं उत्तर की और कैस्पियन सागर की तरफ ईरान में, तो वहाँ पर आपको ये जंगल दिखाई देंगे। यहाँ का साहित्य भी बहुत धनी है, यानी इस एरिया का जो साहित्य काफ़ी रिच है, धनी है, और जिसमें अरबी, तुर्की और ईरानी साहित्य का वर्चस्व है, क्योंकि तीनों प्रकार की संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलती है, अरबी, तुर्की और ईरानी। 1001 अरेबियन नाइट्स यहाँ की अत्यंत प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है। अरेबियन नाइट करके यहाँ पर एक ऐतिहासिक कृति मिलेगी आपको 1001 नाम से, वो काफ़ी प्रसिद्ध एक अरेबियन ऐतिहासिक साहित्यिक कृति है जो काफ़ी फेमस है। अब बात करते हैं हम लोग अगले जो क्षेत्र है हमारा, उसका नाम है मध्य एशिया। मध्य एशियाई देशों के बारे में समझते हैं।
मध्य एशिया मतलब एशिया में बिल्कुल बीच के देश, जो न उत्तर में आते हैं, न दक्षिण में आते हैं, न पूर्व में आते हैं, न पश्चिम में आते हैं, बिल्कुल बीच में आते हैं। और इसमें जो देश आते हैं उसमें आते हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। ये सारे के सारे देश जो स्थान नाम से है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इनकी बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें आते हैं सोवियत समाजवादी गणराज्य के 5 देश। पहले ये जो रूस है ना आपका, इसका पुराना नाम है सोवियत गणराज्य, जिसे हम लोग बोलते थे यूएसएसआर। रूस देश का नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। रूस देश का पुराना नाम है यूएसएसआर, जिसे हम लोग सोवियत संघ भी बोलते हैं, सोवियत समाजवादी संघ। तो सोवियत संघ के 5 जो बड़े बड़े देश है उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मध्य एशियाई देश, सेंट्रल एशियाई कंट्री, जिसमें आपका कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान आते हैं। तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये पांचों के पांचों देश आते हैं। मध्य एशिया का ऐतिहासिक महत्व जो है वो सिल्क रूट के कारण बढ़ जाता है। पुराना समय में सिल्क का यानी रेशम का व्यापार करने के लिए एक चाइना से इंडिया होते हुए मध्य एशिया से यूरोप तक का एक मार्ग था, बहुत पुराना ऐतिहासिक मार्ग था। काफ़ी सालों पहले, 1000 साल हो गए उसको, हज़ारों साल पहले एक मार्ग था जहाँ पर रेशम का उत्पादन जो है यहाँ पर व्यापार होता था, चाइना और इंडिया से होते हुए जाता था, जब भारत में कुषाणों का शासन चलता था। तो इसी वजह से इसका महत्व बढ़ गया, क्योंकि यहाँ से होके जाता था वो रूट, वो रास्ता यहीं से निकलता था। यहाँ की संस्कृति चीन, दक्षिण एशिया, ईरान, अरब, तुर्क और मंगोलिया संस्कृति, क्योंकि इसके आसपास सभी तरह के, देखिए अगर ये बिल्कुल बीच में एशिया में, तो इसके चारों तरफ अलग अलग संस्कृतियाँ पाई जाएगी। चीनी संस्कृति मिलेगी यहाँ पर, दक्षिण एशिया की संस्कृति मतलब भारतीय वाली संस्कृति मिलेगी, और ईरानी संस्कृति मिलेगी, अरबी, तुर्की, सारी संस्कृति का मिला जुला रूप यहाँ पर दिखाई देता है। सिल्क रूट के कारण यहाँ के साहित्य पर चीनी, भारत, ईरान और अरब के साहित्य का प्रभाव पड़ता है। सिल्क रूट होने की वजह से जो भारत, यहाँ से जो लोग जाते थे, साहित्य में उनका कहीं ना कहीं प्रभाव मिलता था। तो ईरानी प्रभाव, भारतीय प्रभाव, अरबी प्रभाव, चाइनीज़ प्रभाव, इन साहित्यों का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। हमारा जो नेक्स्ट भाग है एशिया का, उसका नाम है उत्तर एशिया। उत्तर एशिया में आपको ज़्यादातर साइबेरियाई मैदान दिखाई देगा, रशिया का, रूस का ही क्षेत्र मिलता है। तो यह साइबेरिया का भौगोलिक क्षेत्र है जो पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ आखेटक और पशुचारण जो है ये, और दो तीन जनजातियाँ मिलती है लगभग, पशुचारण और आखेटक वाली आखेटक जो घूम घूम कर खाना बदोश जीवन जीते रहते थे, पशुचारण वो लोग रहते थे। खेती वगैरह यहाँ हो नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ पर परमाफास्ट मतलब मिट्टी में भी हिम बर्फ़ जमा होता है, मिट्टी के अंदर भी बर्फ़ जमा होता है, तो कैसे खेती कर सकता है, जिसके कारण कृषि तो यहाँ पर नहीं हो पाती। आधुनिक तकनीक की मदद से पश्चिमी साइबेरिया में, साइबेरिया का जो पश्चिमी भाग है जो कि यूरोप में आता है कहीं ना कहीं, साइबेरिया का जो पश्चिम भाग यूरोप के नज़दीक है, जो एशिया रशिया का ही है, इसमें आधुनिक तकनीक की वजह से यहाँ पर कुछ कुछ फॉर्म विकसित किए गए हैं, बड़े बड़े गेहूं के फॉर्म, और प्रतिकूल स्थिति होने के कारण ही यहाँ पर जनसंख्या काफ़ी विरल अवस्था में पाई जाती। कहाँ पर? इस उत्तरी वाले क्षेत्र में। धार्मिक जीवन की बात करें तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्म का अभ्युदय एवं विकास भारत में हुआ है। अगर पूरे एशिया के धार्मिक जीवन की बात करें, मैं उत्तरी एशिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ, पूरे एशिया के भारत धार्मिक जीवन की बात करें तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्म का अभ्युदय और विकास जो है वो कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। जापान और चीन में कन्फ्यूशियसवाद, माओवाद, शिंतो धर्म आदि का अभ्युदय यहाँ पर हुआ है, जापान और चाइना में। और दिल्ली में एक बहाई धर्म, एक धर्म चलता है, चाइना वाले रीजन में चलता है बहाई धर्म। ये बहाई धर्म का एक दर्शनीय स्थल आपके दिल्ली में मौजूद है, उसका नाम है लोटस टेम्पल। आप देख सकते हैं लोटस टेम्पल जो है ये बहाई धर्म का प्रतीक है। तो ऐसा कोई ये जो लोग दिल्ली जाते हैं वो देखने जाते हैं उनको समझ नहीं आता किस चीज़ का है ये बहाई धर्म को के लिए बनाया गया है, उसको समर्पित एक ये चीज़ है। तो बहाई धर्म का आपको दिखाई देगा। आज विश्व के 30% मुस्लिम दक्षिण एशिया के पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों में रहते हैं। तो भारत में और उसके आसपास देशों में 30% मुस्लिम यहाँ पर
रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो है वो इंडोनेशिया नाम के देश में रहते हैं। विश्व में मुसलमान की सर्वाधिक आबादी इंडोनेशिया में, उसके बाद भारत का नंबर आता है दूसरे नंबर पर। इजराइल देश में यहूदी धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारे पूरे एशिया महाद्वीप में यहूदी धर्म को मानने वाला एक ही देश है, वो है, उसका नाम है इजराइल देश। और प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक यहूदी ही थे, भले वो यूरोप में पैदा हुए, यूरोप में रहे, लेकिन यहूदी धर्म के ही व्यक्ति थे वो। फिलीपींस में इतने त्यौहार मनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर त्योहारों की संख्या सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर, इसलिए फिलीपींस को त्योहारों का देश भी कहते हैं। तो एक छोटी छोटी जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत सारी जानकारी एशिया से जुड़ी हुई है। अब एशिया से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सीधे एग्जाम में आ जाते हैं, एमसीक्यू में आ जाते हैं, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एशिया का सबसे गर्म स्थान जो है वो कुवैत में स्थित है, मित्रावा करके जगह, वहाँ पर सबसे गर्म स्थान है। वर्तमान में चेंज हो चुका है, लेकिन मैं किताब के हिसाब से बता रहा हूँ केवल, ठीक है दोस्तों। वर्तमान का भी ध्यान रखना, तीरथ जवी ये वर्तमान का है अभी, तीरथ जवी, और ये आपका मिलेगा इजराइल, लेकिन हम किताब के हिसाब से चलते हैं तो ये मित्रावा ही सही आंसर होगा, लेकिन इसको भी भूलना मत, ध्यान रखना। सबसे ठंडा स्थान एशिया में जो है वो है आपका बरखोयांस्क, साइबेरिया में है, जहां पर लगभग -90 डिग्री तक तापमान पाया जाता है। सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है, सबसे गहरी झील है दुनिया की, उसका नाम है बेकाल झील, रूस में है। दुनिया की सबसे गहरी झील 1.8 किलोमीटर गहरी झील है दोस्तों, ये काफी गहरी। दुनिया का सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी हमारे एशिया में मिलेगा, उसका नाम है मौसिम राम, जो कि मेघालय भारत में स्थित है। यहाँ पर 1200 सेंटीमीटर वर्षा होती है एक साल में, 1200 सेंटीमीटर। अब इसको कंपेयर करना है तो आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हमारे नॉर्मल स्टेट चाहे बिहार, यूपी, एमपी बोल दो, यहाँ पर 110 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, 110 या 120 मान लो मुश्किल से, 110 के आसपास यहाँ पर वर्षा होती है सेंटीमीटर पूरे साल में। फिर भी कितनी बाढ़ वगैरह जाती है, तो यहाँ पर तो 1200 सेंटीमीटर होती है, सोच सकते हैं आप कितनी बारिश होगी। संसार का छत पामीर के पठार को कहते हैं, जो कि तिब्बत में स्थित है, तिब्बत का पठार का ही भाग है। और सभ्यताओं का पल्ला जो होता है वो किसको कहते हैं, एशिया को, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न सभ्यताएं पनपी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, और जैसे चीन में स्थित हांगहो नदी घाटी की सभ्यता। ये काफ़ी अच्छी पुरानी सभ्यताएं हैं, जिसकी वजह से इसे कहते हैं। उगते सूरज का देश, द कंट्री ऑफ सनराइज बोलते हैं इसको, क्योंकि सबसे पहले सूरज उगता है तो सबसे पहले एशिया में जिस देश में दिखाई देता है वो जापान है, और जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं। हाथियों का देश जो है वो थाईलैंड है। खासकर यहाँ पर जो हाथी मिलते हैं वो सफ़ेद हाथी मिलते हैं, जो काले हाथी हम लोग जो देखते हैं हमारे देश में, ग्रे कलर के जो देखते हैं वो नहीं, यहाँ पर सफ़ेद हाथी दिखाई देते हैं। तो सफ़ेद हाथियों का जो देश है वो है आपका थाईलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। एशिया का देश है कंबोडिया, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर स्थित है, जो है भगवान विष्णु का अंकोर वाट का मंदिर। भारत में सबसे बड़ा मंदिर नहीं है, जबकि कंबोडिया में है, लेकिन भारतीय ने बनाया था। सबसे लंबी दीवार दुनिया की चाइना में है, जैसे चीन की दीवार के नाम से जानते हैं। और सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो है वो भारत में है, सबसे ऊंचाई पर स्थित रोड, उसका नाम है खारदुंगला लेह मार्ग। खारदुंगला लेह मार्ग जो कि है लेह लद्दाख वाले एरिया में भारत में स्थित है। वहीं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, ये भी हमारे एशिया में स्थित है, और ये यूएई में स्थित है, दुबई में स्थित है, यूएई में स्थित है, दुबई नाम के देश में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी सबसे ऊंची मस्जिद है यूएई, संयुक्त राज्य अरब अमीरात में है। ये 160 मंजिलें हैं, इसमें 160 फ्लोर है। सोच सकते हैं 160 मंजिल, तो यहाँ पर इमारत इतनी ऊंची बनी हुई है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। इसके अलावा समुद्र पर सबसे लंबा जो पुल बनाया गया वो चाइना ने बनाया है, और पूर्व का जो वेनिस कहते हैं वो बैंकॉक को कहते हैं। पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है, बैंकॉक को कहा जाता है। और ताजमहल जो 8 अजूबों में गिनाया जाता है, सबको पता है, वो भारत में है। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेल मार्ग चीन देश में स्थित है। ये सारी जानकारी काफ़ी काम की थी, जो आपको हाईलाइट करके पढ़ना है। दोस्तों, अगर आपको ये जो बिहार बोर्ड के लेक्चर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे लेक्चर अगर आपको सीक्वेंस में यूट्यूब पर नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है एक दूसरा विकल्प जिसका नाम है magnetbrains.com। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मिलेगा अपने टॉप कोर्स को एक्सप्लोर करने का मौका। दोस्तों यहाँ पर आप जैसे जाएंगे बिहार बोर्ड पर, आपको यहाँ पर बिहार बोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा और बिहार बोर्ड में आप अपनी क्लास सिलेक्ट कर लीजिए, क्लास 8, और क्लास 8 सिलेक्ट करने के बाद आपके पास कक्षा 8वीं यहाँ पर मिल जाएगा। भूगोल पे जैसे क्लिक करेंगे, हर एक चैप्टर के नीचे, हर एक विषय के नीचे यहाँ पर लिखा गया है वॉच नाउ का ऑप्शन दिया गया, तो आप वॉच नाउ पर क्लिक करें। जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे वॉच ऑल वीडियो। बस इसके बाद क्या है, एक के बाद एक इकाई यहाँ पर दी हुई है, आप लेक्चर पर क्लिक करें, आपका लेक्चर हो जाएगा शुरू और वैसे आपका वीडियो चल जाएगा और आसानी से आप नोट्स बना सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।